आवाज उत्तराखंड एक बार फिर लाइव है और आपके साथ मैं हूं तापस विश्वास। अगर उत्तराखंड को धरना प्रदर्शनों का प्रदेश कहा जाए तो ये कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा। लगातार जो लंबे समय है, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे देश के बेरोजगार युवा हैं, लगातार प्रदर्शन कर अपनी अपनी मांगों को मांगने का काम कर रहे हैं। और इस पर जो सरकार है, उत्तराखंड सरकार है, वो नकारात्मक जो रवैया है, उनकी बातों को सुनने का काम नहीं कर रही है। एक धरने स्थल पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। मैं अपने साथी से कहूंगा वो दिखाएंगे। गौला खनन संघर्ष समिति का ये धरना लगभग 60 दिनों से चल रहा है। आप सामने देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। ये वो लोग हैं जो नदी से जो खनन होता है, उस चाहे रेता हो चाहे बजरी हो, उसकी सामग्री को जरूर दिखाइएगा, स्थान काम करते हैं। आप सामने तस्वीरों को के माध्यम से देख पा रहे हैं। अपने वाहनों के माध्यम से जो लगातार नदियों से जो खनन होता है, उस सामग्री को स्टोन के रिसोर्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। और अब ये कुछ मांगों को लेकर लगभग तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपका आंदोलन क्या होगा, कमजोर होगा। और आज ये आंदोलन, आज तक तो हमारा ये निर्णय आज सरकार ने हमें दे देना था। 27-30 का रेट, कभी कुछ प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कह रहे हैं कि प्रधान जी के ऊपर कार्रवाई होगी। अगर इन पे कार्रवाई होगी तो हम सब पे कार्रवाई होगी। सारे प्रधान आपके साथ हैं, कार्रवाई किसी पे भी नहीं होगी। क्योंकि देखो, ये रोजगार जो है हमारे स्थानीय लोगों का रोजगार है। आज नहीं, कई विगत वर्षों से हम इस रोजगार से जुड़े हुए। तो मैं आश्वासन देती हूँ कि अगर यहाँ पे हल्द्वानी ब्लॉक के प्रधान के अगर आप हम कहें तो रमेश जोशी जी, सारे प्रदेश लेवल के 7-8 हजार जितने भी हमारे प्रधान है, वो भाई भी यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे। इतनी हमारी संगठन है। हमारा प्रदेश लेवल में जितने भी प्रधान संगठन भाई लोग हैं, वो कह भी रहते हैं हमसे कि प्रधान जी, हमारे भास्कर संबल जी का भी फोन आया था, अध्यक्ष जी का, कहते प्रधान जी जब हमें आप बस एक बात बताइए, हम सब यहाँ पे पहुंचेंगे। तो हमारा आंदोलन कमजोर कहीं पे है ही नहीं। मैं आप लोगों को आश्वासन दिलाती हूँ कि अगर यहाँ पे कितना भी पैसे की भी जरूरत होगी, देखो पैसा, कोई भी आंदोलन होगा उसमें पैसे की भी बहुत जरूरत पड़ती है। तो हम लोग एक रूपरेखा बनाइए। सबसे पहले तो जोशी जी, आप एक रूपरेखा बनाइए कि रेट क्या रखना है। अलग अलग रेट से कोई होगा, रेट फिक्स करिए। और ओवरलोड अगर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, थोड़े टाइम के बाद आ जाएगा कि इतना घन मीटर माल निकल चुका है और गोला बंद। तो ऐसा, ये तो स्थिति हमने लानी ही नहीं है कि ओवरलोडिंग। इससे क्या होगा, फटाफट गोला का घन मीटर खत्म और आप हम लोग फिर से रोज बेरोजगार। तो हमें यूनिटी दिखानी बहुत जरूरी है। मैंने कहा था, अगर हम लोग घर से एक महिला और एक बच्चा भी अगर सड़क पे आ जाए तो हम इस सरकार को चेता देंगे कि हमारे गोला संघर्ष संगठन में कितनी एकता है। ये हमें दिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि विगत अब तो काफी समय हो गया हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, तो हम लोगों को एक रूपरेखा बनानी पड़ेगी। आज हम सभी इसीलिए आए हैं कि आज एक रूपरेखा हम लोग यहाँ पे बनाए कि इस आंदोलन को अब आगे हमने क्या रणनीति बनानी है। और अब मैं यहाँ पे अपने आए हुए सभी प्रधान साथियों का एक बार पुनः धन्यवाद करती हूँ। और इनसे सभी से कहना चाहूंगी, क्योंकि हमारे हर ग्राम पंचायत से सभी भाई लोग इससे रोजगार से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों को एक अपनी भी एक मीटिंग रखनी चाहिए कि हमें इसमें क्या करना है। ये स्टोन क्रेशर के धूल मिट्टी खाए, हम कमाए, ये लोग धूल मिट्टी खा रहे हैं। आज आप देखिए हमारी गेहूं की फसलों के ऊपर कितनी धूल जमी हुई है। और अगर हम इनसे किसी के लिए हम लोग कहते हैं कि इनके लिए किसी की हेल्प कर दो, तो ये लोग कहते हैं कि हमारा रोजगार नहीं चल रहा है, गोला बंद है। ये इनके शब्द होते हैं। तो आज हमें अपनी यूनिटी दिखानी बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे आने वाली स्थिति बहुत भयानक हो जाएगी। नहीं तो इन स्टोन क्रेशर को यहाँ से उखाड़ो और बाहर फेंको। क्यों खराब यहाँ पे प्रदूषण, इतनी टाइम से ये हाईवे नहीं बन पा रहा है, ये धूल हमारे, ये कैंसर बन रहा है हमारे अंदर। आज कितने लोग दमा के पीड़ित हैं, कितना हार्ट अटैक आ रहे हैं। ये धूल और स्टोन क्रेशर की धूल खाएं हम लोग, हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ी कैसी होगी, ये सोचिए आप लोग। तो हम लोग को आज मनन करने की बहुत जरूरत है। और आई एम ऑलवेज विथ यू, चाहे प्रदेश लेवल से हो, चाहे ग्राम प्रधान संगठन हमारे ब्लॉक से हो, हम लोग सब एक हैं। और सब लोग आज आप सबका साथ दे, आप लोगों के सभी हम लोग साथ में हैं
और इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलने में अगर थोड़ी सी भी गलती होगी ले इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, और मैं हमेशा आपके लिए तन मन धन से हमेशा साथ में हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। प्रधान संघ समिति का जो प्रधान जी, समर्थन था, उसकी जो प्रधान थी वो महिला प्रधान, उन्होंने इनको समर्थन दिया है। मैं कुछ साथी लोग कुछ यहाँ पर जो धरने पे बैठे हैं उनसे बातचीत, लाइव चल रहा है भैया, वो हमारे 2 मिनट आप अगर हमें दे दें तो, लाइव कार्यक्रम चल, और कहीं ना कहीं जो धरना प्रदर्शनों का प्रदेश लगातार ये यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, और लगभग 60 दिनों से धरने पे बैठे हैं। कुछ लोग जो यहाँ धरने पे बैठे हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। अगर संघर्ष गौला खनन संघर्ष समिति के अध्यक्ष से अगर बातचीत करें तो क्या पूरा मामला है, विस्तार से हम लोग समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रधान संघ समिति का समर्थन इनको अभी मिला है। तो कार्यक्रम चल रहा था, उसके बीच में अगर अध्यक्ष जी आपके इस धरना प्रदर्शन के बारे में जानना चाहें, किन मुद्दों को लेकर आखिर आपको यहाँ पर धरने पे बैठना पड़ा? देखिए, आज हम 63 दिन से यहाँ पर धरने में बैठे हैं। हमारी मांगें सर्वप्रथम तो समतलीकरण की थी, वह भी पूरी हो गई इस धरने के माध्यम से। एक राज्य एक रॉयल्टी की जो मांग थी लगभग वो भी हमारी पूरी हो गई। अब हमारा जो लड़ाई है वो स्टोन क्रेशर के साथ है। स्टोन क्रेशर ने शुरू से हमको मिसगाइड किया। इन्होंने कहा कि हमारे पास माल बहुत है, हम माल लेने में सामर्थ्य नहीं रखते और हम आप लोगों से माल नहीं लेंगे। आज ये स्टोन क्रेशर खाली हो गए और अपने गड्ढे खोदने लग गए। जब हम स्टोन क्रेशरों के अंदर उन गड्ढों को चेक करने गए तो शासन प्रशासन ने हमारी कहीं पर भी नहीं सुनी, और उल्टा जो है हमसे कल ये स्टोन क्रेशर एसोसिएशन एसएसपी के पास जाते हैं और हमारी रिपोर्ट लिखाते हैं कि हमारे स्टोन क्रेशर के अंदर कूद कर जो है वीडियोग्राफी कर रहे हैं और जो है हमारे ओवरलोड गाड़ियों को पकड़ रहे हैं। देखिए, अगर कोई चोरी कर रहा है उस चीज को हम पकड़ रहे हैं, अगर उसकी सजा हमें जेल है तो कोई बात नहीं, हम जेल भी वो कर जाने को तैयार है। ओवरलोड माल आ रहा है, अगर शासन प्रशासन को फोन करने के बाद वो नहीं पकड़ पा रहे, हमने रोड पर खड़ी कर रखी है, आरटीओ हमारी मदद नहीं कर रहा है, पुलिस प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रहा है, तो ओवरलोड का आना जाना चल रहा है गाँव के बीच में, तो वो भी हमें अगर सजा है तो हम सजा खाने को उसके लिए भी तैयार है। आज हमारा प्रधान संगठन यहाँ पर बैठा हुआ है, हमने अपने प्रधान संगठन को बुला रखा है यहाँ पर, तो हमारी वार्ता चल रही है और हमारे प्रधान संगठन के पदाधिकारी यहाँ पर हैं, वो बताएंगे कि किस किस तरीके से हम इस आंदोलन को इनका साथ देंगे। वो सब बैठे, आप बाइट ले लें इनकी, और हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हमारा ये धरना सुचारू रूप से चलता रहेगा। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक धरना सुचारू रूप से चलते जाएंगे। महिला प्रधान है जिन्होंने अपना समर्थन भी दिया है और अभी ये संबोधन में भी थी। मैम, अगर बात की जाए तो कहीं ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर उत्तराखंड को धरना प्रदर्शनों का प्रदेश कहा जाए, चाहे बेरोजगार हो, चाहे मजदूर हो, चाहे अब आपके साथ में बैठे साथी हों, लगातार धरने का प्रदेश बनता गया है। अब इनको भी लगभग 60 दिन हो गए हैं, आखिर क्यों सरकार इनकी मांगों को नहीं सुन पाती? सरकार मांगे जो हमारी हैं वो हैं, एक तो ओवरलोडिंग का, और दूसरा एक राज्य एक रॉयल्टी। काफ़ी और भी मांगे हैं। यहाँ के लोग हमारे जो हैं निजी, यहाँ पे सब गौला से ही जुड़े हुए हैं रोजगार के उसमें, और इनने कई साल से हमेशा जब भी हमारी गौला खुलने का टाइम होता है तो इसी तरह का एक आंदोलन की स्थिति हमेशा उत्पन्न होती है, कभी रॉयल्टी को लेके, कभी किसी चीज को लेके। तो ऐसी स्थिति है, जब ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और बेरोजगारी हमारे राज्य में, आपको पता है कि कल अभी थोड़ी देहरादून में इतनी स्थिति ऐसी हो गई थी, तो ये स्थितियां जो हैं ये सरकार की काफी कमियां हैं इसमें, जिसकी वजह से आज ये बेरोजगारी और ये रोजगार को नियमित रूप से नहीं चला पा रहे। गौला संघर्ष समिति या कई विगत दिनों से यहाँ पे बैठी हुई है, सारे भाई लोग हमारे यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के कान में अभी तक जूं तक नहीं रेंग रही है। तो ऐसी स्थिति देखो, बेरोजगार बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा है, कैसे कैसे आगे हम लोग अपना कार्य करेंगे? ये स्थिति सरकार ने इस बारे में सोचना चाहिए। काफी दिन हो गए इनको, और गौला जो हमारे यहाँ स्टोन क्रेशर है उनकी धूल धक्कर हम लोग ऐसे खा रहे हैं। अब आज रात क्रेशर चलते हैं रात बेरात में भी, तो ऐसी स्थिति में ये लोग यहाँ के स्थानीय लोगों को ना देख के अपने, इनके तो रोजगार निजी अंदर चल ही रहे,
तो ऐसे इस तरह से इन लोगों को अपना पूरा सरकार को ये सब देखना चाहिए, जो बेरोजगार है इनकी भी सुननी चाहिए, और ये समस्या आगे आगे ना आए तो सरकार को एक ऐसी नियमावली बनानी चाहिए कि आने वाले समय में इस तरह के ये धरना प्रदर्शन की स्थिति ना आए, जो और जल्द से जल्द हमारे अगर इन प्रधान साथियों की और हमारे गोला संघर्ष समितियों की अगर ये लोग नहीं सुनते हैं तो कहीं ये उग्र रूप धारण ना हो जाए और इसके लिए इसका खामियाजा स्टोन क्रेशरों को ना भुगतना पड़े। बस यही मैं कहना चाहती हूँ। स्टेन क्रेशरों को इसका अंजाम भुगतना ना पड़े। भैया अगर बात की जाए, प्रदेश सरकार लगातार एक रॉयल्टी की बात करती है पूरे प्रदेश भर में, लेकिन कहीं कहीं ये रॉयल्टी स्वीकार कर ली गई हैं कुछ खनन समितियों के द्वारा। लेकिन आखिर अगर आपकी खनन समितियों की बात की जाए तो क्या वो दिक्कतें आ रही हैं जो सरकार और चाहे खनन व्यवसाय हों और चाहे परिवहन व्यवसाय, ये तीनों के बीच में जो तालमेल नहीं बन पा रहा है, तो आखिर वो क्या कमियां रह गई? देखिए, आपका धन्यवाद। और मैं आपको बताऊं, जैसे आपने भी एक रॉयल्टी एक राज्य की बात कही, ये गोला खनन संघर्ष समिति की ही मेहनत है जिससे एक राज्य एक रॉयल्टी हुई, और उसमें हम लोग संतुष्ट इसलिए हैं कि जो इनके पट्टू की रॉयल्टी है और जो गोला की रॉयल्टी है उसमें लगभग 1-2 रुपए का फर्क है, तो वो बैलेंस बन जाता है। तो इसलिए हमने अपने मन को संतुष्ट कर दिया, इसलिए हमने उसके लिए राज्य सरकार को धन्यवाद भी दे दिया। और जो समतलीकरण का मामला था, वो समतलीकरण का मामला राज्य सरकार ने नहीं बल्कि हाईकोर्ट ने उसको फाइनल किया, तो उसके लिए मैं न्यायपालिका का भी धन्यवाद करूंगा। और अब रही बात हमारी रेट की और वेट की, तो आपको पता है कि हमारी जो वेट वाला मामला है वो सुप्रीम कोर्ट का भी कानून है कि हमारी गाड़ी को, वैसे तो 90 कुंटल में पास है हमारी गाड़ी, लेकिन एक राज्य सरकार ने परिवहन विभाग के साथ मिलकर के एक पॉलिसी तय की है कि 108 कुंटल तक आप यहाँ से खनन के माल को ला सकते हैं, वहन कर सकते हैं, और अगर 108 से ऊपर आते हैं तो 50 रुपए पर कुंटल के हिसाब से उसमें चार्ज लगता है। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, क्रेशर वालों की मनमानी से सरकार ने क्या किया, सरकार के जो अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, खनन से जुड़े हुए अधिकारी, उन्होंने क्रेशर को मुद्दा अग्रणी कर दिया और काम खुद करना था उन्होंने, लेकिन क्रेशर को आगे बढ़ाया और क्रेशर के प्रार्थना पत्र में उन्होंने उसको ओवरलोड कर दिया। मतलब कोई भी गाड़ी कितना लाना चाहे उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर हमारे गांव के बीच में आबादी में ओवरलोड गाड़ियां चलेंगी, और हमारे रोडों की हालत देख लीजिए, और हमारे गांव के बीचों में स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, वो ओवरलोड गाड़ियां चलेंगी और रात दिन, और एक क्रेशर भी हमारी आबादियों के बीच में है। सबसे खतरनाक बात यह है कि जिन क्रेशरों को यहाँ से हटना था 2023 में, मतलब 12 में हटना था, फिर इनने 17 तक लिया, फिर 17 से इनने 22 तक लिया, अभी 23 में भी हाई कोर्ट में, ये रोज कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं क्रेशर वाले। ये कह रहे हैं कि अभी हमारा सामान उठाने में टाइम लगेगा, हमको अपने को शिफ्ट करने में टाइम लगेगा, तो ये रोज कोर्ट से निवेदन करते 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 इनने 10 साल बिता दिए। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि पहले तो ये क्रेशर वालों को हट जाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि इनकी वजह से हमारा पूरा घर परिवार और हमारा आंगन सब बर्बाद हो गया है। और ये रात को क्रेशर चला रहे हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, आप मेरे घर में चल के देख लीजिए, अगर दिन में हम खाने की थाली को अगर बाहर रख दें अपने, तो अगर वहां पर 10 मिनट बैठेंगे तो ऊपर से चावल का रंग ही बदल जाता है, क्योंकि उसके ऊपर सारी धूल आती है इनकी उड़ के। तो ऐसी हालात में हम लोग जी रहे हैं, और उसके बाद ये हमारे प्रधान से कहेंगे, हमारे प्रधान साथी से कहेंगे कि हम तेरे को मुकदमे में फंसा देंगे, हम पैसे वाले हैं, हम खरीद लेंगे, तो ये गलतफहमी अपने दिमाग में ना पालें, क्योंकि इनको ये गलतफहमी है कि हम इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर देंगे। तो ऐसा नहीं है, ये रमेश जोशी जी का पर्सनल का आंदोलन नहीं है, ये 2 लाख रोजगार से जुड़े हुए व्यक्ति, इस लालकुआ विधानसभा के 2 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं, इससे, इस रोजगार से। और अगर एक प्रधान के साथ अगर आपत्ति आएगी तो ये उत्तराखंड राज्य आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन हो जाएगा। ये मैं आपके माध्यम से इनको चेताना चाहता हूं। और जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं वो एक सम्मानित ग्राम प्रधान है, और वो हमारे संगठन में भी हैं, और वो कई विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के पदों में विराजमान है, और वो कोई चोर चक्के गुंडे बदमाश नहीं है। लेकिन ओवरलोड को रोकने का काम आईटीओ का है, ओवरलोड को रोकने का काम हमारा नहीं है। लेकिन आईटीओ को अवगत कराने के बाद भी वो हमारा अगर सहयोग नहीं कर रहा है और हम उनका काम खुद कर रहे हैं, तो उनने हमको धन्यवाद कहना चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए, न कि झूठे
मुकदमे फंसाने की साजिश रचनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं आपसे। झूठे मुकदमे की कहीं ना कहीं दोहरी राजनीति की बात भी आप सामने ला रहे हैं। एक तरफ सरकार कहते हैं कि हमारे सड़कों पर ओवरलोड वाहन नहीं चलेगी, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से आपने कहा कि 90 कुंटल से ऊपर आप 105 100 ऊपर ले आइए, और जो जो अन्य लोग हैं इससे जुड़े हुए वो कह रहे हैं कि आप ओवरलोड लेके आइए, हम आपसे सामान खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं दोहरी राजनीति भी है और गुमराह करने का काम किया जा रहा है। रोजगार चला जा रहा है, कहीं ना कहीं राजस्व का जो, क्योंकि खनन के माध्यम से राजस्व को सरकार को प्राप्ति होती है राजस्व की, तो कहीं ना कहीं सभी के बावजूद भी अगर सरकार की बात कहें तो सरकार सुनने का काम क्यों नहीं करती है? अब ये तो मुझे पता नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी को तो वैसे युवा मुख्यमंत्री भी कहते हैं और बहुत समझदार मुख्यमंत्री भी कहते हैं। 2 करोड़ रुपए रोज का राजस्व जाता है गोले से, 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन। तो आप पता नहीं क्यों वो इस राह है। अगर वो उसको अभी मई तक पहले ही बढ़वा देते और उसके बाद 10 साल की लीज की प्रक्रिया, वैसे तो उन्होंने पहले कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि सरकार को इस बात का पता तो था ही कि 22 जनवरी को जो है 10 साल की लीज खत्म हो रही है। तो कहीं न कहीं इससे ये संदेश जाता है, ये महसूस होता है कि सरकार के आगे अफसर लोग जो हैं वो बेलगाम हैं, सरकार के ऊपर अफसरशाही है, हावी है, क्योंकि सरकार नहीं चला रही है अफसरों को, बल्कि अफसर चला रहे हैं सरकार को। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब अगर किसी अधिकारी को ये पता है और एक प्रदेश के मुखिया को ये पता है कि आपकी लीज 22 जनवरी को समाप्त होने वाली है और उसमें आप स्टडी नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और आपके अधिकारी लोग बिल्कुल कान में रुई डाल के सोए हुए हैं, और जब आप बैठक में उनसे कार्रवाई के बारे में पूछ रहे हैं तो उनको ज्ञान ही नहीं है उसके बारे में, तो कहीं ना कहीं मुझे सरकार पे संदेह होता है कि ये अनुभवहीन सरकार है, इसलिए इनको अफसर चला रहे हैं, जबकि अफसरों को सरकार ने चलाना चाहिए था। ये अनुभवहीन सरकार के बारे में मैं ज्यादा, आप खुद ही समझ रहे हैं इस बात को। अफसर सरकार को चला रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर गौला नदी की बात की जाए, जहां से ये खनन होता है, 3 महीने लगभग खनन होता है। अगर खनन नहीं हो तो कहीं ना कहीं जब बरसातों के टाइम में जल भराव की समस्या आएगी, बाढ़ की समस्या आएगी, उसके बावजूद भी सरकार क्यों नहीं सुनवाई कर रही? देखिए, हम अक्टूबर माह से हम लोग आंदोलनरत हैं। लगभग हमें यहाँ पर 62 दिन धरने पे हो गए हैं। और पहले एक प्रदेश एक रॉयल्टी की बात थी, उस पर कहीं ना कहीं कुछ बहुत मुश्किल से सामंजस्य बना, और उसके बाद जो क्रेशर वाले इस तरह से हावी हैं सरकार पे कि अधिकारी लोग क्रेशर वालों के आगे बेबस हैं। अभी हमने क्रेशरों में जाकर के वीडियो बनाई थी, जो उनने गड्ढे खोदे, वहां पर भयंकर गड्ढे हैं, और वो अधिकारियों को दिखा रहे हैं। वहां पर खनन की टीम आती है, फॉरेस्ट की टीम आती है, लेकिन वो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है, और हमको गुमराह किया जाता है कि हम ये बंद कर रहे हैं और वो बंद कर रहे हैं, इनका पोर्टल बंद कर रहे हैं। जो क्रेशर वाले क्या कहते हैं, रेता नहीं ले सकते हैं, वो रेता खरीद के लिए आरबीएम के नाम से रॉयल्टी कटवा रहे हैं और रेता ले आ रहे हैं। तो एक मतलब इस तरह का स्थिति है, ओवरलोड का ये स्थिति है। और दूसरा, क्रेशर वालों ने एक ऐसा पत्र लिखा सरकार को कि जो है कि 108 को जो है फ्री कर दिया जाए। अब रॉयल्टी का मामला सुलझा तो फिर इन्होंने ये वाला मामला उलझा दिया, 108 कुंटल को फ्री कर दिया। 108 फ्री इसलिए किया गया कि इससे जो है नदी में चोरी हो जाएगी, WR आएगा, 100-200 कुंटल आदमी माल लेके आएगा। तो ये जो सरकार के आगे, क्रेशर वालों के आगे सरकार विवश है। और जबकि गौला और नंदौर में 10,500 वाहन स्वामी है, और इन 10,500 वाहन स्वामी से कम 600 से 700 करोड़ रुपए का राजस्व जाता है नदी की रॉयल्टी और परिवहन विभाग से। लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए जो परिवहन से जाता है, और जो है कम से कम 400 करोड़ रुपए जो है गौला और नंदौर से राजस्व आता है। लेकिन सरकार किसी प्रकार से किसी चीज को सोचने के लिए तैयार ही नहीं, जबकि नदी को अक्टूबर माह में खुल जाना चाहिए था। नदी अक्टूबर माह में खुलती थी और 6 महीने का कारोबार है। तो इस प्रकार की एक ऐसी नीति इन्होंने बनाई है कि हर बार जो है उलझाने का काम कर रहे हैं। और आज तक कभी भी पहले जब भी लीज समाप्त हुई थी 3 महीने या 4 महीने की लीज मिली, लेकिन इनने इस बार लोगों को मूर्ख बनाने के लिए 1 महीने की इमरजेंसी लीज ले ली। भाई 1 महीने की इमरजेंसी की लीज में कैसे वाहन स्वामी अपने वाहनों को बाहर निकाले, जबकि इनको जो है 4 महीने की लीज लेनी चाहिए थी और उसके बाद जो है 10 साल की प्रक्रिया को करना चाहिए था। तो सरकार किसी भी प्रकार की किसी चीज को सोचने से विवश है और अधिकारी बिल्कुल बेलगाम है। और जो बाढ़ की स्थिति आप कह रहे हैं, अगर खनन नहीं हुआ तो फिर त्राई हो जाएगी। जैसे पिछली बार खनन होने के बाद भी 1-1.5-2 लाख घनमीटर माल नदी में बच गया था, उसके बाद भी 4-5 मकान यहाँ बह गए, बिंदु खत्ता में 4-5 मकान बह गए। तो कहीं पर अफसरशाही पूरी तरह से जो है जोरों पर है और कोई सुनने वाला नहीं। आप पुलिस के अधिकारी को फोन करिए, अभी आप क्रेशर वालों को अगर आवश्यकता होगी तुरंत पुलिस उनके घर पर पहुंच जाएगी।
अगर हम वार्ता करने भी जाएंगे, अगर वो रेड की वार्ता के लिए भी हमें बुला रहे हैं, तो वहां पहले सुरक्षा कवच तैयार खड़ा है। और हम लोग यहाँ 62 दिन से बैठे, कोई अधिकारी पूछने को नहीं आया। सिर्फ ये स्थिति है, ये सब क्रेशर वालों के आगे नतमस्तक है। जितने भी अधिकारी हैं सब बिके हुए हैं कि पुलिस, आरटीओ, परिवहन, खनन। मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 दिन से हम खनन की टीम के साथ उत्तराखंड स्टोन क्रेशर में घूम रहे हैं, और 2 दिन तक खनन विभाग के अधिकारी, फॉरेस्ट के अधिकारी, तहसीलदार हमको मूर्ख बनाते रहे और हमसे कह दिया पोर्टल बंद है उनका, और कोई पोर्टल बंद नहीं। तो जबकि उनको गड्ढा भी दिख रहा है, अवैध माल भी दिख रहा है, शांतिपुरी की भूसी आ रही है, वहां से मिट्टी के नाम पर शांतिपुरी की भूसी आ रही है। शांतिपुरी में पट्टे दे रखे हैं मिट्टी के नाम से, और वो भूसी खोद रहे हैं, और वो सारा माल यहाँ के क्रेशरों में आ रहा है, और सारा माल पहाड़ को बिक रहा है। वही फिर जोशीमठ की स्थिति पहाड़ों में भी होने वाली है, वहां भी ऐसे भूस्खलन होंगे। आप जाके इन क्रेशरों में एक बार देख के तो आइए, सारी भूसी बिक रही है रेते के नाम पर, और नदी से जो यहाँ की रेता है उसको मिला करके सारा खेल खेला जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, कहीं ना कहीं स्टोन क्रेशरों की और अधिकारियों की मिलीभगत की जो बात लगातार आप कह रहे हैं, नुकसान कहीं ना कहीं राजस्व का सरकार को है। लगाम इन अधिकारियों के साथ स्टोन क्रेशरों पर भी कसी जानी थी, लेकिन सरकार नहीं सुनवाई करी। नहीं, वो उसका कारण ये है, उसका कारण यह है कि मुख्यमंत्री जी ने जो पट्टे दे रखे हैं, उन पट्टों में उनकी पूर्ण रूप से मिलीभगत है, उन पट्टों में उनकी पूर्ण मिलीभगत है। और दूसरा, क्रेशर वाले जो है वो मोटा फाइनेंस उनको करते हैं। तो क्रेशर वाले नदी को इसलिए लेट कर रहे हैं कि वो अपना जो 70 रुपए का, 80 रुपए का माल उनका बेचते थे, वो आज उसको 100 और 120 रुपए का बेचने लग गए। तो जो हर तरह से मिलीभगत का सिस्टम है क्रेशर, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, क्रेशर वालों के आगे सरकार नतमस्तक है। क्रेशर वाले सरकार को चला रहे हैं, सरकार नहीं चला रही। आप ये बताइए, खान विभाग का अधिकारी क्रेशर के मैनेजर को फोन करता है, मालिक को फोन करता है, और 2 दिन तक वो क्रेशर में नहीं आया, बोला ताला लगा हमारे क्रेशर, और माल खरीद भी रहे हैं और बेच भी रहे। बताइए, तहसीलदार वहां पर आता है, तहसीलदार फोन करता है, तहसीलदार कह रहा है खनन का उसका क्रेशर का मालिक ही नहीं आ रहा, मैनेजर ही नहीं आया, हम कैसे कार्रवाई करते? अब बताइए किसके अफसरशाही कहाँ है? भाई तहसीलदार एक मजिस्ट्रेट है, खनन विभाग का अधिकारी वहां पर आया है, और वो बुला रहा है क्रेशर के मालिक को और मैनेजर को, और दोनों में से एक भी नहीं आया, 2 दिन तक नहीं आया लगातार। अब बताइए आप, अब इसमें आप क्या मानते हैं? और जब हमने खनन विभाग के अधिकारी को रोका तो उसने फोर्स बुला ली, 1 मिनट फोर्स आ गई। तो आप कहाँ मानते हैं? तो खनन विभाग, मेरा कहने का मतलब है, क्रेशर वालों के आगे सरकार के सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी पूर्ण रूप से बिके हुए हैं। सरकार के साथ कहीं ना कहीं जो अफसरशाही है और जो स्टोन क्रेशर हैं उनकी सभी के में मिलीभगत है। मिलीभगत के चलते इनकी सुनवाई, जो इनके जायज मांगे हैं, उन मांगों को सुना नहीं जा रहा है कुछ। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद यहाँ आने के लिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा एक प्रशासन से एक निवेदन है। हम कल माननीय कमिश्नर साहब से भी मिले थे। मेरा कमिश्नर साहब से, जिलाधिकारी महोदय से और खनन विभाग के मेन अधिकारी राजपाल लेगा जी से मेरा निवेदन है कि इन क्रेशरों के माल की जांच कराई जाए, इनके गड्ढे नापे जाएं, और इन्होंने जो हर क्रेशर ने इतने बड़े बड़े गड्ढे वहां खोद रखे हैं कि जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। जो इनने 5 फीट की मंजूरी ले रखी है, वो 50 फीट खोद रखा है। तो इस पर पूरी तौर कार्रवाई होनी चाहिए, इनके गड्ढों पर और इनके मालों पर। इनके गड्ढों पर, इनके मालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। 60 दिन हो गए हैं और लगभग 60 दिनों से धरने पर बैठे, कई 4 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन इनकी मांगों पर लगातार अनदेखी करने का काम कर रहे हैं। ऐसे ताजा तरीन बेहतरीन खबरों के लिए आप आवाज उत्तराखंड के लिए बने, आवाज उत्तराखंड के साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।